सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। मुझे पूरा विश्वास है आपका पेपर बहुत शानदार हुआ है। आप सब लोग निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे और अपने सिलेक्शन के लिए बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे, सुनिश्चित होंगे कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। जब एग्जाम होता है तो न केवल परीक्षार्थियों की परीक्षा होती है, जो एग्जाम देते हैं न केवल उनकी परीक्षा होती है बल्कि उनके पढ़ाने वाले टीचर्स की भी परीक्षा होती है। जिन बुक्स को वो पढ़ते हैं उन बुक्स की भी परीक्षा होती है। एक टीचर के पढ़ाए हुए में से कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं ये उसकी परीक्षा होती है। और आज मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं कि हमने बच्चों के साथ जो मेहनत की थी उसमें बहुत हद तक हम सफल रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज या जो आपको नोट्स दिए थे या फिर जो आपको सिलेबस करवाया था उसमें से आपको मिल रहे हैं। इवन अनसीन पोएम भी वही है जो आप लोगों को टेस्ट में दी हुई थी। तो आप निश्चित रूप से बहुत कॉन्फिडेंट होंगे पेपर सोल्व करके। अब मैं आपको फटाफट इस पेपर का सॉल्यूशन करवा देता हूं। पहला क्वेश्चन है, रिमीडियल क्लासेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर। रिमीडियल क्लासेस किसके लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है? इसमें आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनको ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन सोसाइटी, देखिए डी 4 ऑप्शन है आपके पास और कोई भी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज नहीं है। इसका मतलब जो भी एक ऑप्शन होगा वो आपका पूर्णतः सही होना चाहिए। सोसाइटी के लिए रिमेडियल क्लासेस का कोई मतलब नहीं है, केवल ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है। इनमें से जो चारों में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है तो वो है डिसेबल्ड वंस। रिमेडियल टीचिंग उन बच्चों के लिए है जो डिसेबल्ड हैं, जो स्लो लर्नर्स हैं, जो पीछे रह गए, उनके लिए ये है। तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। इन ऑप्शंस में से हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे? सी ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन एडिक्वेट इवैल्यूएशन इज। इवैल्यूएशन मूल्यांकन, एक पर्याप्त मूल्यांकन की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है? वही तरीका अपनाएंगे। ये इररिस्पॉन्सिबल नहीं होती है इसलिए इसको बिल्कुल क्रॉस कर देंगे। इट हैरेसेस स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए होती है, ये बिल्कुल नहीं होती है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। पहला, इट इज डायग्नोस्टिक, ये डायग्नोस्टिक होती है। हाँ, इवैल्यूएशन डायग्नोस्टिक जरूर होती है। उसके बाद में सी जो ऑप्शन है, इट इन्हांसेस लर्निंग, लेकिन ये लर्निंग को मजबूत करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता जो है मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए इट इन्हांसेस लर्निंग, ये लर्निंग को मजबूत करती है। डायग्नोस्टिक तो होती है लेकिन डायग्नोस्टिक के साथ साथ इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है लर्निंग को इंप्रूव करना। तो इसका सही आंसर सी है। उसके बाद देखिएगा, The wind lies asleep in the arms of dawn like a child that has cried all night. देखिएगा, the second line is an example of. दूसरी लाइन किसका एग्जाम्पल है? अब कई बच्चों को लगेगा कि ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। दूसरी लाइन नहीं है, लाइक ए चाइल्ड, इसमें किसको कंपेयर किया हुआ है? विंड को किससे कंपेयर किया हुआ है? एक चाइल्ड से कंपेयर किया हुआ है। जो कंपेरिजन होता है तो वो या तो मेटाफर होता है या फिर क्या होता है? सिमिली होती है। तो इसका सही आंसर सिमिली माना जाएगा। तो ए इसका सही आंसर है। मेटाफर इज डिफाइंड एज, मेटाफर किसके रूप में डिफाइंड किया हुआ है? मेटाफर किसके रूप में डिफाइन किया जाता है? तो इसका सही आंसर होता है इंप्लाइड सिमिली। मेटाफर की एक डेफिनेशन होती है इंप्लाइड सिमिली होती है। इंप्लाइड का मतलब होता है इनडायरेक्ट, जो होता है जो स्पष्ट नहीं कहा जाए, सीधा सीधा नहीं कहा जाए। तो इसका बी आंसर सही होता है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द अबव लाइन। ऊपर वाली लाइन में पर्सोनिफिकेशन है, वो किसका पर्सोनिफिकेशन है? देखिएगा, द विंड लाइज अस्लीप, यहां इसका पर्सोनिफिकेशन है। द विंड लाइज अस्लीप, ये पहले वाली लाइन में क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। और जो पर्सोनिफिकेशन हुआ है वो किसका हुआ है? विंड का पर्सोनिफिकेशन हुआ है। तो इसको हम देखिएगा, विंड ऑप्शन होगा इसमें कहीं। ए ऑप्शन जो है इसमें विंड है तो विंड का अपन ए ऑप्शन इसको कर लेंगे। आगे देखिएगा, ब्लैंक वॉस इज आइएम्बिक पेंटामीटर। हालांकि ब्लैंक वॉस कहीं सिलेबस में नहीं है,
कम से कम सेकंड लैंग्वेज के सिलेबस में तो ब्लैंक वर्स बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। ब्लैंक वर्स इज आइम्बिक पेंटामीटर। ब्लैंक वर्स आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है जिसकी क्या नहीं होती है, राइम नहीं होती है। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, ब्लैंक वर्स इज अ लिटरेरी डिवाइस डिफाइंड एज अनराइमिंग वर्स होती है। कैसी होती है, अनराइमिंग वर्स होती है। और अनराइमिंग वर्स का जो ऑप्शन है वो देखिए इसमें कौन सा है, ये विद राइम है, ये विद अल्टरनेट राइम है, विदाउट अल्टरनेट राइम है, और ये जो है कौन सी है, विदाउट राइम है। तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो क्या है, 66 में ए इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिएगा, बहुत शानदार पोएम है, आप लोगों को बहुत बार करवाई है मैंने पोएम। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड द ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग अबव लाइन कंटेन्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने दिया था आपको इसमें, और ऑप्शंस भी लगभग यही थे। हमने भी इसमें 2 फिगर ऑफ स्पीच आपको बताए थे, और दोनों के दोनों फिगर ऑफ स्पीच इसमें वही दिए हुए हैं। इसमें एक तो है पर्सोनिफिकेशन, किसको, विंड को पर्सोनिफाई किया हुआ है, और दूसरा है वाइल्ड वेस्ट विंड, अलिट्रेशन है। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन और अलिट्रेशन कौन से ऑप्शन में देखिएगा, पर्सोनिफिकेशन एंड अलिट्रेशन ए ऑप्शन है इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। एन एलेजी इज, एलेजी कैसी पोएम होती है, जॉयफुल होने का मतलब ही नहीं है, आप इसको क्रॉस कर दीजिएगा। उसके बाद में सोनेट नहीं होती है, मैरिज सॉन्ग नहीं होता है, ये सारे क्रॉस हैं। ए पोएम ऑन डेथ ऑफ समवन डियर, ये क्वेश्चन सबका ही सही होगा, सबने किया होगा। उसके बाद देखिएगा, द स्पीकर और नरेटर इन द पेस्टोरल एलेजी। मैंने आपको जब पेस्टोरल एलेजी बताई थी तो उसके डेफिनेशन में बताया था, और टेस्ट पे भी ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने आप लोगों को दिया है। ये क्वेश्चन, द स्पीकर नरेटर इन द पेस्टोरल एलेजी इज सेपर्ड होता है। मैंने आपको बताया था कि लिखने वाला भी सेपर्ड होता है, यानी स्पीकर या नरेटर भी, और जिसके लिए कहा जाता है, जिसके लिए रोया जाता है, वो भी क्या होता है, शेपर्ड होता है। तो ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने गलत नहीं किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। इज द राइम स्कीम ऑफ इंग्लिश सोनेट, किसी बच्चे ने गलत किया ही नहीं होगा। ये सब बच्चों को बहुत बार बताया हुआ है कि इंग्लिश सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है, मिल्टोनिक सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है। इंग्लिश सोनेट आप सब जानते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट कहते हैं, जिसके लास्ट में जी जी होता है, यानी राइमिंग कप्लीट होता है। देखिएगा, इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, इसमें जी जी है। इसमें 3-3 लाइन हैं, जबकि उसमें 3 क्वाट्रेन होते हैं, और 3 क्वाट्रेन का मतलब क्या है, 4-4 लाइन की 3 है। तो ए बी सी डी ई एफ जी जी, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ड्रामा दैट डेवलप्ड फ्रॉम रिलीजियस रिचुअल्स। जिस बच्चे ने हमारा जो लिटरेरी टर्म्स वाली क्लास देखी है, अभी भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे है, उनको हमने बताया था कि ड्रामा का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से, मिडाइवल एज से होता है, प्रारंभ से होता है। जहाँ जो ड्रामा होते हैं, तो इसका रिलीजियस जो ड्रामा है, प्रारंभ में जो ड्रामा हुए वो कहाँ हुए, चर्च में हुए, बताया मैंने आप सब लोगों को। तो इसका सही ड्रामा जो आंसर है वो है मिडीवियल ड्रामा। अच्छा लगता है, बहुत संतुष्टि होती है जब हम बच्चों के साथ मेहनत करते हैं और वो मेहनत हमें रिजल्ट देती है, आप लोग भी संतुष्ट होते हैं। देखिए, बेरी इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, ये किसका ट्रांसक्रिप्शन है, ये बेरी का ट्रांसक्रिप्शन है, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन है, BERRY, इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है बेरी। आसान सा पूछा हुआ है, सभी बच्चे बता सकते थे ये बेरी होता है, ये बरी होता है, और ये इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। एग्जिस्ट बहुत बार होता है, मैं बोलता ही इसको एग्जिस्टेंस हूँ, एग्जिस्ट बोलता हूँ, एग्जिस्ट नहीं बोलते हैं। पता था हमें कि ई को ए बोलते हैं या ई बोलते हैं, ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है। एग्जिस्टेंस का बहुत बार पूछता है, ठीक है, एग्जामिनेशन का बहुत बार पूछता है, ठीक है, वही एग्जामिनेशन का पिछली बार पूछ लिया था, इस बार ये पूछ लिया। तो यदि आपको अनुभव होता है तो आपको पता होता है क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो इसका सही आंसर ये होना चाहिए डी। उसके बाद देखिएगा, द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्च्यू इज, वर्च्यू का भी आपको लिखवाया हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट में भी दिया हुआ है। और आपको पता है कि रे होता है तब कौन सा ए होता है, ये ए होता है। तो बस और क्या समझना है, वह है ही, इतना ही तो समझना था कि वह के साथ वह आएगा और रे के साथ कौन सा ए होता है, ये ए होता है। अब देखिएगा ये कॉम्बिनेशन इनमें से कौन से में, मानो आपको ये नहीं भी आता तब भी आप इसको सही कर सकते थे कि वह के लिए ये वह आता है, और रे के लिए जब रे ए के साथ होता है तो वो ये ए आता है।
ये कॉम्बिनेशन कौन से में है भाई? इसमें देख लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा कौन से में, आपको पता चल जाएगा कौन से में है। बी ऑप्शन में है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। एडजस्ट, बहुत बार आप लोगों को बताया कि भाई किस प्रकार से जब क्वेश्चंस आते हैं तो कौन सा DZ वाला क्वेश्चन आएगा आपके लिए, DZ वाला क्वेश्चन आएगा। बहुत बार बताया था कि DZ वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये देखो DZ वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसका सही ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एडजस्ट होता है। ये इसका सही ट्रांसक्रिप्शन है, डी साइलेंट होता है तो ये एडजस्ट होता है। ठीक है, ये आगे देखिएगा। वेलर इज अ साउंड फॉर्म्ड बाय, वेलर कौन सी साउंड होती है? तो वेलर जो होती है वो होती है बैक ऑफ द टंग, बैक ऑफ द टंग से सॉफ्ट प्लेट की तरफ जाती है। तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा है? डी इसका सही आंसर है। साउंड्स बहुत बार लिखा है आप लोगों को, सेमी वॉल्स कौन से होते हैं, लेटरल कौन सा होता है, फ्रिकेटिव्स कौन सा होता है, नेसल्स कौन सा होता है। आना ही चाहिए था एक क्वेश्चन, यहाँ से आया ही है। तो ये कौन सा है भाई बताइएगा? फ्रिकेटिव्स हैं ये। फ्रिकेटिव्स कौन कौन से होते हैं आप लोगों को करवाए हुए हैं। फे होता है, वे होता है, दे होता है, थे होता है, दे होता है, से होता है, जय होता है, ये सारे फ्रिकेटिव्स होते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द बेसिक रोल इन लर्निंग अ मदर टंग, इनमें से कौन सा एक मदर टंग को सीखने में बेसिक रोल पैदा करता है? तो इसमें नेचुरलनेस होता है। ठीक है, इसका सही आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, तो आगे देखिएगा। इज वन ऑफ द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसका क्वेश्चन नंबर कितने पे आ गए अपन आगे 79 पे। इज वन ऑफ द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच की चीफ करेक्टरिस्टिक कौन सी है? एग्जाम्पल्स आर गिवन टू मेक द थिंग्स क्लियर, ठीक बात है ये। इट डज नॉट नीड ट्रेन टीचर्स, नहीं ऐसा तो नहीं है, टीचर्स तो ट्रेन चाहिए, इसका मतलब ये आंसर तो इसका बिल्कुल सही नहीं है। टेक्स्ट बुक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, टेक्स्ट बुक भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन बच गए, एक एग्जाम्पल्स आर गिवन टू मेक द थिंग्स क्लियर, दूसरा है लर्नर्स लर्न द टारगेट लैंग्वेज एज मदर टंग। इसमें CLT में जो होता है वो लर्नर टारगेट लैंग्वेज को बिल्कुल एज ए मदर टंग सीखता है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सी इसका सही आंसर होना चाहिए। लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी और मल्टीलिंगुअलिज्म इज क्या है वो? टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। बून, बून का मतलब होता है आपके लिए बहुत बड़ा वरदान मान लो। टूल, लैडर और हार्डशिप। देखिए हार्डशिप तो नहीं हो सकती, बून भी नहीं हो सकता, दो तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अब टूल का मतलब होता है एक इंस्ट्रूमेंट और लैडर का मतलब होता है एक सीढ़ी। तो इसमें से आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे बच्चों ने टूल किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने लैडर किया होगा। अब ये उन पे डिपेंड करता है कि वो इसको टूल मानते हैं कि लैडर मानते हैं। लैडर का मतलब सीढ़ी होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। हो सकता है कि इसका आंसर क्या मान लिया जाए? सी भी मान लिया जाए, टूल भी मान लिया जाए, क्योंकि मेथड्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका बोर्ड ने जो आंसर मान लिया वही आंसर होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी इसका आंसर होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा, द बेसिक रेमेडियल इंग्लिश में कवर, रेमेडियल जो है वो क्या क्या कवर कर सकती है? रेमेडियल में वोकैबुलरी भी आती है, रीडिंग कंप्रीहेंशन भी आता है, तो बहुत ए एंड बी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखिएगा, आई वॉज नो बेटर देन ए डेड मैन, मैं डेड मैन से कुछ ज़्यादा नहीं था। आई वॉज अलाइव, लेकिन मैं जिंदा था। एंड वॉज एबल टू रीच द शोर, और किनारे तक पहुंचने के योग्य था। तो ऑल्दो या दो, यद्यपि, इसमें ए आंसर सही है। ऑल्दो या दो आई वॉज नो बेटर देन ए डेड मैन, यद्यपि मैं किसी मरे हुए इंसान से कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था, फिर भी मैं जिंदा था और मैं वहां तक पहुंचने के योग्य था। आगे देखो, मीजल्स आर आएगा, सॉरी इज, मीजल्स के साथ क्या आएगा? इज आएगा। तो आप लोग इसको, ये मैंने करवाया हुआ आप लोगों को। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, जिस प्रकार से न्यूज है उसी में से एक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए इसका, मीजल्स इज। माई फ्रेंड एंड हिज फादर, दो आदमी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माई फ्रेंड है और उसके पिताजी, तो क्या आना चाहिए? मीटिंग अस टुमारो। तो कई बच्चों को लगा होगा टुमारो के लिए क्या लिख दें? विल लिख दें। ये किया होगा आपने, लेकिन विल के साथ ING फॉर्म नहीं आती है। क्या है इसमें? आर मीटिंग अस टुमारो। द फिशरमैन कास्ट हिज नेट फॉर 2 whole days, पूरे 2 दिन के लिए उसने अपना डाला।
बट नॉट गेट ए गुड लॉट, लेकिन ज़्यादा उसको कुछ मिला नहीं। अब देखिएगा, इसमें कई बच्चों को लगता है कि सर हम इसमें कैन करेंगे। कैन नहीं कर सकते आप लोग, ये पास्ट टेंस आ गया यहाँ, 2 दिन तक लगातार किया लेकिन उसको कुछ मिला नहीं, मे माइट का कोई मतलब है नहीं, तो क्या आएगा इसमें, कुड आएगा। सी इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिएगा, रवीज अंकल गाइडेड हिम हाउ ही शुड अटेम्प्ट हिज टेस्ट, क्या आएगा इसमें, शुड आएगा। अब फिर कई बच्चों को लगेगा कि सर इसमें कैन आ सकता है, कि हाउ ही कैन अटेम्प्ट, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि देखिएगा यहाँ पास्ट आ गया, इसका मतलब आगे जो वर्ब आएगी वो निश्चित रूप से किस में आएगी, पास्ट में तो आएगी ही आएगी। कैन तो आ ही नहीं सकता, कुड होता तो अलग सोचते, मे आ नहीं सकता, माइट होता तो फिर भी सोचते, विल आ नहीं सकता, वुड होता तो फिर भी सोचते। तो आपके पास ले दे के ऑप्शन ही एक बचता है, तो यही होना चाहिए था। फ्लाइंग इन द फेस, ये आपको करवाया हुआ है इडियम, आपको टेस्ट में भी दिया हो सकता है। ये होता है किसी आदमी की बात को नहीं मानना, कंप्लीटली अपोज कर देना उसको। तो यहाँ जो आपके पास ऑप्शंस हैं उनमें डी इसका सही आंसर है, ये इसका सही आंसर होना चाहिए। उसके बाद में बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, हो सकता है मैंने 2-3 टेस्ट में दिया होगा इसको। नॉट रेगुलर, सी इसका सही आंसर है। और अब एक पैराग्राफ दिया हुआ है, छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसका इन्होंने टाइटल पूछा है। तो इसका जो टाइटल है मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ क्यों है इसका वो टाइटल। वॉचिंग टेलीविजन फॉर ए लॉन्ग टाइम कुड लोअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। टीवी ज़्यादा समय देखने से क्या हो सकता है, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस नीचे गिर सकती है। इट स्टील्स अवे द रीडिंग टाइम, इसमें भी टाइम, इसमें भी टाइम, इसमें भी टाइम, ठीक है, और इसमें भी टाइम। तो निश्चित रूप से इसका जो ये जिक्र कर रहा है वो किसका कर रहा है, टाइम का कर रहा है, टेलीविजन का नहीं कर रहा है, डिसिप्लिन का नहीं कर रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट का नहीं कर रहा है, किसका कर रहा है, टाइम मैनेजमेंट का कर रहा है। तो हम इसको सी इसका आंसर मानते हैं। हिज फादर नेवर स्टेप्ड, उसके पिताजी कभी भूख नहीं मरे, बट ही कुड नॉट कास्ट एनी डाउट ऑन द स्टोरी ही। इसमें क्या पूछा हुआ देखिएगा, द लिंकिंग डिवाइस यूज्ड इन द अबव टेक्स्ट बिलोंग्स टू। 2 लिंकिंग डिवाइस पूछी इसने, एक तो बट और एक सो। तो बट कौन सी हो सकती है, बट हमेशा कॉन्ट्रास्ट के लिए होता है, तो इसमें कंडीशन है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, ये कॉन्ट्रास्ट है। और सो कॉन्सिक्वेंस के लिए होता है, तो कॉन्ट्रास्ट एंड कॉन्सिक्वेंस, तो इसका सही आंसर डी है। ये था आपका पेपर। कम से कम 25 क्वेश्चन आपके सही होंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। जिस बच्चे ने हमारे यहाँ से टेस्ट सीरीज ली थी, निश्चित रूप से 25 क्वेश्चंस उसके बिल्कुल सही होंगे। 25 जिसके सही हैं उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच।